बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस पार्ट के अंदर मैं आपको थर्ड स्ट्रक्चर सिखाने लगा हूँ। प्रीवियस एक्सरसाइज के अंदर आपने दो स्ट्रक्चर सब कॉन्टिनेंट वाला और इंग्लैंड वाला सीख लिए थे। तो अभी हैज़ एंड हैव टू शो पोजेशन का थर्ड स्ट्रक्चर, जिसे अमेरिकन स्ट्रक्चर कहते हैं, वो शुरू करवाने लगा हूँ। इसमें उर्दू में पहचान बताने की ज़रूरत नहीं कि वही है जो मैंने शुरू में बता दी थी। तो लेट गेट स्टार्टेड, शुरू करते हैं। पहला स्ट्रक्चर है अफर्मेटिव का, सब्जेक्ट प्लस हैज़ या है प्लस पोजेस्ड थिंग। स्टूडेंट नोट कीजिए, ये अफर्मेटिव वाला स्ट्रक्चर वही है जो आपने सब कॉन्टिनेंट का भी फर्स्ट स्ट्रक्चर पढ़ा था। अभी नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में बिल्कुल चेंज हो जाएगा, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होंगे। आपको इसकी एक एग्जांपल दे देता हूँ। जो अभी स्ट्रक्चर आपने ये पढ़ा है, मेरे पास किताबें हैं, आई हैव बुक्स, उसके पास एक कार है, ही हैज़ ए कार। लेकिन नेगेटिव स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डज नॉट प्लस हैव प्लस पोजेस्ड थिंग। अब सवाल ये पैदा होता है कि मैंने इधर सिर्फ हैव लिखवाया, हैज़ क्यों नहीं लिखवाया? तो स्टूडेंट्स ये बात याद रखिए कि जब भी पहले डू या डज इन दोनों में से कोई एक भी आ जाएगा तो आगे वर्ब हमेशा हैव इस्तेमाल होगा। उसकी वजह क्या है? हैज़ क्यों नहीं इस्तेमाल होगा? उसकी वजह यह है कि जब कोई भी हेल्पिंग वर्ब जैसे डू और डज हैं पहले आ जाए और आगे आने वाला वर्ब अगर सिंगुलर है तो वो प्लूरल में बदल जाता है। यानी हैज़ सिंगुलर वर्ब है, हैव प्लूरल वर्ब है। और अगर हम देखें तो हैज़ और हैव दोनों का इस्तेमाल होता है, तो हैव तो ऑलरेडी प्लूरल है, लेकिन हैज़ सिंगुलर है तो डू या डज लगने की वजह से वो ख़त्म होके वो भी प्लूरल हैव में बदल जाता है। बेशक फिक्र के सब्जेक्ट जो मर्जी हो, इस एक्सरसाइज के अंदर हैव को ही हम वर्ब के तौर पर यूज़ करेंगे। स्टूडेंट मैं आपको यहाँ पर जो वर्ब होते हैं उनकी सिंगुलर और प्लूरल होती है वो बता देता हूँ कैसे पहचाना जाए। जिस वर्ब के आखिर में एस या एस होगा वो सिंगुलर होगा, जैसे इज़ ये सिंगुलर है, और ये प्लूरल है, इसके आखिर में एस या एस नहीं है। वाज सिंगुलर है, वार प्लूरल है। हैज़ इसके आखिर में एस है, सिंगुलर है और है प्लूरल है। डज सिंगुलर है और डू प्लूरल है। गोज सिंगुलर है और गो प्लूरल है। यानी मैंने आपको ओवरऑल बताया कि वर्ब सिंगुलर भी होते हैं, प्लूरल भी होते हैं। ये मैंने सिर्फ इस एक्सरसाइज की बात नहीं की। तो जब भी कोई हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाए आगे सिर्फ प्लूरल वर्ब यूज़ होता है। यानी डू या डज हेल्पिंग वर्ब है तो आगे सिर्फ प्लूरल वर्ब हैव यूज़ होगा। नेक्स्ट, इसकी एग्जांपल, मेरे पास किताबें नहीं हैं, आई डू नॉट हैव बुक्स। आई के साथ डू आता है, ये नीचे चल के आप नोट पढ़ेंगे। उसके पास एक कार नहीं है, ही डज नॉट हैव ए कार। देखें वैसे ही के साथ हैज़ आता है, लेकिन जब डज लग गया तो आगे हैज़ हैव में तब्दील हो जाता है। अच्छा, थर्ड स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस पोजेस्ड थिंग प्लस क्वेश्चन मार्क। क्या तुम्हारे पास किताबें हैं? डू यू हैव बुक्स? ये फर्स्ट एग्जाम्पल।
और सेकंड एग्जांपल है, क्या उसके पास एक कार है? डज ही हैव ए कार? दोनों सूरतों में हाँ डू लगे या डज लगे, आगे हैव ही आएगा, सब्जेक्ट भले जो मर्जी हो। आपको मालूम है ना कि सब्जेक्ट की मुनासबत से वर्ब लगाया जाता है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। यहाँ पर जो डज है ये हैज़ के ही के साथ लगा तो ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो डज इसके साथ एक्चुअली लगता है। लेकिन आगे वाला वर्ब बेशक जो मर्जी सब्जेक्ट हो वो प्लूरल में ही आता है, इसलिए वो हैव है। अच्छा, अब यहाँ पर आगे चलते हैं, डबल इंट्रोगेटिव को ले लेते हैं। वाई, व्हेन, वेयर, हाउ प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस प्रोसेस थिंग प्लस क्वेश्चन मार्क। तुम्हारे पास छड़ी क्यों है? ये फर्स्ट एग्जांपल है। वाई डू यू हैव अ स्टिक? उसके पास एक मोबाइल फ़ोन क्यों है? वाई डज ही हैव अ मोबाइल फ़ोन? तो स्टूडेंट्स, आप को अभी मैं नोट लिखवाता हूँ, ये स्ट्रक्चर ख़त्म हो गए कि डू और डज कैसे इस्तेमाल होते हैं। ये नोट है कि डू को आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ इस्तेमाल करते हैं, और डज को ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर एक गौर करने की बात है स्टूडेंट्स कि वी, यू, दे और प्लूरल नाउन, अमाज ये लाइन काट देना दोबारा से, वी, दे और प्लूरल नाउन ये तो प्लूरल सब्जेक्ट हुए, इनके साथ तो डू लगा। लेकिन आई और यू, आई तो होता ही सिंगुलर सब्जेक्ट है और यू सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए यूज़ किया जाता है, तो इनके साथ डू क्यों लगता है? देखें, आई को गोरे कहते हैं कि फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन को वो फॉर सर्टन रीज़न, एक ख़ास वजह से रिस्पेक्ट देते हैं। वो कहते हैं कि फर्स्ट पर्सन वो होता है जो बात कर रहा होता है, और बात वही करता है जिसके बाद नॉलेज होता है, और जिसके बाद नॉलेज होता है हम रिस्पेक्ट करते हैं। तो रिस्पेक्ट जब करें तो वर्ब प्लूरल लगाते हैं, तो आई के साथ डू इसलिए लगता है। यू एक शख्स के लिए और ज़्यादा के लिए भी यूज़ होता है, इसलिए इसके साथ वो कहते हैं ये कन्फ्यूजन ख़त्म करने के लिए कि हम ये सिंगुलर शख्स के लिए या प्लूरल, वो कहते हैं कि हम इसके साथ इजाज़त देते हैं डू ही लगाओ। तो क्या है नोट, ये डू को आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ, और डज को ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ इस्तेमाल किया जाता है। अब स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज यहाँ पर इसके जो स्ट्रक्चर्स हैं वो ख़त्म हो गए। अब हम चलते हैं इसकी स्पोकन इंग्लिश के हवाले से, इसके अंदर जो चेंज आता है। जी स्टूडेंट्स, बात इस तरह है कि नेगेटिव सेंटेंस एक तो होता है आई डू नॉट हैव एनी बुक्स, और अगर स्पोकन इंग्लिश में आई डोंट हैव एनी बुक्स। He does not have any car, he doesn't have any car। और अगर नेगेटिव इंट्रोगेटिव हो, do you not have any books, don't you have any books, ये स्पोकन इंग्लिश। और does he not have any car, और स्पोकन इंग्लिश doesn't he have any car। और अगर आप कंफर्मेशन की तरफ चलें, है ना, क्वेश्चन टैग जिसे कहते हैं, I have बुक्स, डोंट आई, है ना की इंग्लिश क्या होगी? यानी मेरे पास किताबें हैं, है ना, डोंट आई। या तुम्हारे पास किताबें हैं, यू हैव बुक्स, तुम्हारे पास किताबें हैं, डोंट यू। इसी तरह अगर है वो बनाए हैज़ से,
ही हैज़ ए कार, उसके पास कार है ना, है ना की इंग्लिश डजंट ही। जब पॉजिटिव स्टेटमेंट तो आगे है ना करते हुए हमने हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट को कंट्रैक्शन में लिखना है, शॉर्ट करके लिखना है। लेकिन अगर नेगेटिव स्टेटमेंट हो आई डोंट हैव एनी बुक्स, फिर क्या होगा? डू आई डोंट हैव एनी बुक्स, डू आई। अब नेगेटिव स्टेटमेंट तो पॉजिटिव हो जाएगा क्वेश्चन टैग, है ना। ही डजंट हैव एनी कार, डज ही। इट डजंट हैव एनी कार, डज ही। अब यहाँ पर स्टूडेंट आप सोच रहे होंगे कि जो तो मैंने नेगेटिव स्टेटमेंट्स बोली, आई डोंट हैव एनी बुक्स और ही डजंट हैव एनी कार, इनमें तो डू डज है, हम वो हेल्पिंग वर्ब उधर ले गए, डू आई और डज ही इस तरह, या डू यू, है ना। लेकिन जब मैंने बोला था आई हैव बुक्स और डोंट आई, या यू हैव बुक्स डोंट यू, ये डू कहाँ से आया? या फिर जब बोला था ही हैज़ ए कार डजंट ही, ये डज कहाँ से आया? हालांकि पॉजिटिव स्टेटमेंट तो ऐसी है जिसमें डज है ही कोई नहीं या डू है ही कोई नहीं। भाई असल में हमने ये देखना होता है कि इस एक्सरसाइज को हम जब नेगेटिव या इंट्रोगेटिव में लेकर जाते हैं तो किस तरह इसको हम ट्रांसलेट करते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब अगर अफर्मेटिव सेंटेंस यानी पॉजिटिव स्टेटमेंट में ना भी हो, हमें मालूम होना चाहिए कि इसके हेल्पिंग वर्ब जो हैं वो डू डज ही हैं। तो जब क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में तो डू डज आता है इस एक्सरसाइज में, तो इसलिए मैंने डज और डू को इधर यूज़ किया कि यू हैव बुक्स डोंट यू, ही हैज़ अ कार डजंट ही। जी, अब स्टूडेंट्स ये जो स्पोकन इंग्लिश के हवाले से पॉइंट्स हैं वो तो ख़त्म हो गए। अब मैं आपको प्रैक्टिस के लिए एक्सरसाइजेस करवाने लगा हूँ, और जो आपने एक्सरसाइज करनी है वो असल में 3 स्ट्रक्चर के हवाले से करनी है। हर सेंटेंस को तीनों स्ट्रक्चर से आपने ट्रांसलेट करना है। शुरू करते हैं। मेरे पास एक घड़ी है, आई हैव ए वॉच। ये सब कॉन्टिनेंट का भी तरीका है और अमेरिकन तरीका भी है। अफर्मेटिव का सब कॉन्टिनेंट और अमेरिकन सेम तरीका है। इंग्लैंड में मेरे पास एक घड़ी है, आई हैव गॉट अ वॉच। अच्छा, अमेरिकन दोबारा बोल देता हूँ, आई हैव अ वॉच। अच्छा, आगे क्या है कि तुम्हारे पास जूते नहीं हैं। सब कॉन्टिनेंट के तरीके में क्या होगा, यू हैव नो शूज़ या यू हैव नॉट एनी शूज़। और जो इंग्लैंड का तरीका है, यू हैव नॉट गॉट एनी शूज़। और अगर अमेरिकन की बात करें, यू डू नॉट हैव एनी शूज़। क्या उसके पास खिलौने हैं? जो सब कॉन्टिनेंट का तरीका है, हैज़ ही टॉयज़। और अगर हम बात करें इंग्लैंड का तरीका, हैज़ ही गॉट टॉयज़। अमेरिकन, डज ही हैव टॉयज़। लड़कियों के पास नए कपड़े नहीं हैं। सब कॉन्टिनेंट, द गर्ल्स हैव नो न्यू क्लोथ्स या द गर्ल्स हैव नॉट एनी न्यू क्लोथ्स। नो वाला ज़्यादा बेहतर है। इंग्लैंड का तरीका, द गर्ल्स हैव नॉट गॉट एनी क्लोथ्स। अमेरिकन तरीका, द गर्ल्स डोंट हैव एनी क्लोथ्स। नेक्स्ट सेंटेंस के ऊपर, क्या तुम्हारे पास अंगूठी है? यह सब कॉन्टिनेंट का तरीका, हैव यू अ रिंग। इंग्लैंड, हैव यू गॉट अ रिंग। अमेरिकन, डू यू हैव अ रिंग। क्या उसके पास किताबें हैं? हैज़ ही बुक्स, हैज़ ही गॉट बुक्स, डज ही हैव बुक्स। नजमा के पास कलम क्यों नहीं है?
अगर सब कॉन्टिनेंट पे आए, वाई हैज़ नजमा नो पेन, या वाई हैज़ नजमा नॉट एनी पेन। इंग्लैंड, वाई हैज़ नजमा नॉट गॉट एनी पेन। अमेरिकन, वाई डज नजमा नॉट हैव एनी पेन। या अगर स्पोकन इंग्लिश तो वाई डजेंट नजमा हैव एनी पेन। किसके पास एक हथौड़ा है? हु हैज़ ए हैमर। हु एक शख्स के लिए तो हैज़ आया, यह सब कॉन्टिनेंट का तरीका है। हु हैज़ गॉट ए हैमर, ये इंग्लैंड का तरीका है। और हु हैज़ ए हैमर, ये भी अमेरिकन तरीका है। अच्छा, आगे चलें कि किसके पास मछलियाँ नहीं हैं? हु हैज़ नो फिश। फिश की जमा फिशी होती है, इसकी जमा फिशेज़ हो तो सकती है, लेकिन उसकी एक दूसरी रीज़न है। वैसे एक मछली भी फ़िश, ज़्यादा भी फ़िश, लेकिन अगर फ़िशेज़ करना हो तो सिर्फ़ एक सूरत में, जब मछली की अक़साम, मछलियों की मुख्तलिफ़ अक़साम के मछलियों की बात करें फिर फ़िशेज़ होता है। जैसे मैं आपको आगे चल के एक सेंटेंस बोल देता हूँ, अभी इसी पे रहते हैं कि किसके पास मछलियाँ नहीं हैं? हु हैज़ नो फिश, सब कॉन्टिनेंट। और अगर इंग्लैंड तो हु हैज़ नॉट गॉट फिश। और अगर हम बात करें अमेरिकन, हु डज नॉट हैव फिश। अब हु यूज़ करेंगे ज़्यादा लोगों के लिए। किन के पास फुटबॉल हैं? हु हैव फुटबॉल्स, ये हु ज़्यादा लोगों के लिए आया। अच्छा, अब ये था सब कॉन्टिनेंट का तरीका, हु हैव फुटबॉल्स। इंग्लैंड, हु हैव गॉट फुटबॉल्स। अमेरिकन, हु हैव फुटबॉल्स, ये अमेरिकन भी वही है। लेकिन अब चलते हैं कि हम नेगेटिव, अगर हु वाला जुमला हो तो फिर क्या होगा। मिसाल के तौर पर कि किन के पास एक फुटबॉल नहीं है? सब कॉन्टिनेंट, हु हैव नो फुटबॉल। इंग्लैंड, हु हैव नॉट गॉट फुटबॉल्स। अमेरिकन, हु डू नॉट हैव फुटबॉल्स। तो स्टूडेंट्स, ये सेंटेंसेस हैं जिनको मैंने आपको ट्रांसलेट करके बताने की कोशिश की है। आपको उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये सब कुछ समझ आ गया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन है, कमेंट बॉक्स में जाके मेरे सामने आप क्वेश्चन रखिए, क्वेश्चन पुट अप कीजिए, मैं इंशाल्लाह जवाब दूंगा, आपको सेटिस्फाई करूंगा। अगर ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो से इतना ही। अल्लाह हाफिज़।